हेलो एवरीवन, मैं सी मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं आईएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सारे ट्रिकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आईएस 36 के। ट्रिकी पॉइंट नंबर 1, फॉरगेटिंग द रिकवरेबल अमाउंट फॉर्मूला। बच्चे बहुत सारे एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, ये एग्जामिनर के कमेंट है। तो क्या फॉर्मूला है आपका रिकवरेबल अमाउंट का? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि आप उस असेट्स से मैक्सिमम कितने बेनिफिट्स ले सकते हो, या तो उसको यूज करके या फिर उसको सेल करके। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम बेनिफिट का? आप अगर उसको यूज करोगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। और अगर आप उसको सेल करते हो तो क्या आएगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। तो इन दोनों अमाउंट में जो भी ज्यादा होगा उसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट, है ना। तो लोअर और हायर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखना है, यूज करने से ज्यादा बेनिफिट होगा या सेल करने से। ठीक है, समझ में आ गया रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। इंपेयरमेंट हम क्यों करते हैं? आपका केयरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? आपकी असेट्स ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए बुक्स में। एग्जाम्पल के लिए, आपकी केयरिंग अमाउंट है 10,000 और रिकवरेबल अमाउंट है ओनली 8,000, यानी कि आपने असेट से ज्यादा दिखाई है, तो चलो उसको इंपेयर कर दो 2,000 से, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो कंपैरिजन किससे करोगे हमेशा? केयरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट क्या निकलती है? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकते हो आप इस असेट्स को यूज करके या फिर इसको सेल करके। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, केयरिंग अमाउंट है 1,20,000, वैल्यू इन यूज है 1 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है 1,10,000। तो बताओ मुझे ये क्या दिख रहा है? ये रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें है? सेल कर। क्योंकि यहाँ पर देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स कितनी है? 1,10,000। हम एक्चुअल में सेल नहीं करेंगे, हम बस यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम इसको सेल कर दे तो मैक्सिमम कितना हम रिकवर कर सकते हैं। तो कितना रिकवर हो सकता है मैक्सिमम? देखो विच एवर इज हायर, 1,10,000। और आपकी असेट्स कितने पर दिख रही है? 120 पर, यानी कि ओवर स्टेटेड है। कितने से ओवर स्टेटेड है? 10,000 से। इसी को हम बोलते हैं इंपेयरमेंट लॉस। तो देखो रिकवरेबल अमाउंट 110, इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे? 120 माइनस 110। ठीक है, तो ये आ गए आपकी। चलो ट्रिकी पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। इंपेयरमेंट आफ्टर रिवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिवैल्यूएशन करने के बाद इंपेयरमेंट का जो लॉस है वो कहां जाएगा। जनरली इंपेयरमेंट लॉस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन आपने क्या करा था? रिवैल्यूएशन करा था, और रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ होगा, तो उसका गेन आ रहा होगा। आपका रिवैल्यूएशन गेन कहां पड़ा, कहां पर होगा? ये ओसीआई में। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन करने के बाद आपका जो भी इंपेयरमेंट लॉस है वो कहां ले जाओगे? ओसीआई से एडजस्ट करोगे। क्या बोल रहा हूं मैं? ओसीआई से एडजस्ट करोगे। मान के चलो ओसीआई में है 10,000 और हमारा इंपेयरमेंट लॉस है 15,000 का, तो पहले तो 10,000 यूज कर लो, बचा हुआ 5,000 पीएनएल में ले जाओ। ठीक है। जनरली कहां ले जाते हो? पीएनएल में ले जाते हो इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है। चलो, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 40,000 आपका पहले से ही है, इंपेयरमेंट लॉस हुआ 70,000। सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट 40,000 को ले जाओगे ओसीआई में और नेक्स्ट 30 को ले जाओगे पीएनएल में। क्या करोगे? ऑब्वियसली बात है, लॉस है, डेबिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सीजीयू आइडेंटिफिकेशन एरर। बहुत सारे बच्चे सीजीयू अपने मन से बना लेते हैं, उनको जितने भी डिपार्टमेंट डिवीजन दिखते हैं उसको सीजीयू बोलते हैं। नहीं, सीजीयू का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स। क्या बोल रहा हूँ? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट जो इंडिपेंडेंटली अपने कैश फ्लो जनरेट कर पाती हो, तो हम उसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट, सीजीयू। एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, होटल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर होटल में क्या क्या है? रूम है, रेस्टोरेंट है और जिम है। यहाँ से आपको क्या होता है? कैश फ्लो इन तीनों जगह से। क्या ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये? यस, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैश इनफ्लो आर इंटरडिपेंडेंट। तो होटल को, पूरे होटल को हम क्या मानेंगे? वन सीजीयू मानेंगे। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं? इसको रूम को अलग सीजीयू मान लेते हैं, रेस्टोरेंट को अलग मान लेते हैं, जिम को अलग मान लेते हैं। ये एग्जामिनर के कमेंट है ना। स्टूडेंट ऑफन ब्रेक इनटू द मल्टीपल सीजीयू, रॉन्ग है जो कि। आप क्या मानोगे? एक ही सीजू मानोगे। आपको तो देखना है क्या इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है क्या वो? यस, तो फिर वो एक सीजीयू है। चलो आते नेक्स्ट। ट्रिकी पॉइंट नंबर 4, गुडविल इंपेयरमेंट अलोकेशन। तो यहां पर सिंपली बात की जा रही है इंपेयरमेंट अलोकेशन की। तो आप इंपेयरमेंट अलोकेशन कैसे करोगे? तो जो भी इंपेयरमेंट लॉस आया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखो स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले पूरे सीजीयू की कैरिंग अमाउंट निकाल लो। फिर सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है जनरली। ठीक है। तो क्या करोगे? कंपेयर करोगे इन दोनों में, तो क्या निकलेगा? इंपेयरमेंट लॉस आएगा। तो ये इंपेयरमेंट लॉस आप कहां पर अलोकेट करोगे? मतलब ये किससे रिलेटेड है?
ये जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ किससे रिलेटेड मानोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे, गुडविल को इम्पेयरमेंट करोगे। किसको करोगे? गुडविल को इम्पेयरमेंट करोगे। फिर बचा हुआ इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ लोकेट करोगे? रिमेनिंग नॉन करंट असेट्स में। रिमेनिंग नॉन करंट असेट्स में, ठीक है। तो रिमेनिंग नॉन करंट असेट्स में प्रो रेटा बेसिस पर, यानी कि उनकी कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। अब यहां जब ग्रुप की सीजीयू की जब हम कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, तब उसमें इन्वेंट्री भी होती है जो कि करंट असेट्स है। तो इंपेयरमेंट लॉस निकालने के लिए हमने इन्वेंट्री को इंक्लूड कर लिया। लेकिन जब अलोकेशन करेंगे इंपेयरमेंट लॉस का, तो इन्वेंट्री पर मत कर देना। इन्वेंट्री पर मत कर देना, क्यों? क्योंकि वो करंट असेट्स है। इन्वेंट्री ऐसा क्यों, ऐसा एक्सेप्शन दिया है? क्योंकि IS2 उसके ऊपर अप्लाइड होता है। इन्वेंट्री IS2 अप्लाइड होता है, और वहां पर वो कैसे मेजर करते हैं? कॉस्ट और NRV के बेसिस पर मेजर करते हैं। तो वहां ऑटोमेटिकली इंपेयरमेंट लॉस बुक होता है उस मेथड में। देखो, कॉस्ट अगर 10,000 है और NRV 8,000 है, तो आप NRV पर रिकॉर्ड करते हो ना, मतलब 2,000 का राइट ऑफ करते हो और 8,000 पर लेके आ जाते हो उस इन्वेंट्री को। यानी कि अल्टीमेटली आपने क्या करा, इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया, लेकिन वहां इंपेयरमेंट लॉस नहीं बोलते हम। तो वहां पर एक अलग तरीका है उस स्टैंडर्ड में, है ना, और यहाँ पर एक अलग तरीका है। चलो, तो अब क्या करेंगे, इस एग्जांपल से समझाता हूं मैं। सबसे पहले नोट पढ़ो। गुडविल इंपेयरमेंट इज अलोकेटेड। फर्स्ट, रिड्यूस द गुडविल करेंगे, देन रिड्यूस अदर सीजीयू असेट्स प्रो रेटा बट नॉट बिलो द देयर इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट, है ना। जब हम इंडिविजुअल असेट्स के ऊपर क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे इंपेयरमेंट लॉस, तो ध्यान रखना है हमें, उसकी जो भी वैल्यू है, उस असेट्स की वैल्यू उसके रिकवरेबल अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उसके रिकवरेबल अमाउंट तक हम क्या कर सकते हैं, हम इंपेयरमेंट अलोकेट कर सकते हैं। चलो, तो एग्जांपल पर आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे पूरे ग्रुप की, इंक्लूडिंग सारी असेट्स इंक्लूड कर लो, है ना, नॉन करंट असेट्स भी इंक्लूड कर लो। तो देखो यहाँ पर गुडविल दे रखा है एग्जांपल में, सीजीयू असेट्स गुडविल 50 की, पीपी दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, ब्रांड दे रखा है, टोटल कैरिंग अमाउंट दे रखा है 320 का। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 250। तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा क्या? यस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, यानी कि ओवर स्टेटेड है हमारी असेट्स कितने से, 320 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 70। तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया 70। तो क्या करोगे, आप इसको अलोकेट करोगे किस पर? सबसे पहले गुडविल पर। तो क्या एंट्री पास होगी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितनी, 50। तो आपका गुडविल खत्म हो गया आपके बुक से। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब बचा हुआ कितना, 70 में से 50 चला गया, 20 बचा। 20 अलोकेट करोगे किस पर? ध्यान देना, इन्वेंट्री पर मत कर देना। किस पर दोगे? ओनली पीपी पर और ब्रांड पर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, पीपी की 200 और ब्रांड की है 30। तो मैं एक्सेल में ले जाता हूँ, फटाफट कैलकुलेशन करके बताता हूँ। पीपी और ब्रांड, इसकी 200 और इसका 30, तो टोटल लगा लो इसका। ठीक है, परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, पीपी का कितना परसेंटेज है इस टोटल असेट्स में, इन दोनों टोटल असेट्स में पीपी कितने परसेंट पर है? 87, मतलब पोर्शन कितना है? 87। इसका कितना होगा फिर, रिमेनिंग निकाल लो। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो। 13%, ठीक है। और ये दोनों हमेशा चेक कर लिया करो, 100% आएगा। अब तीन असेट्स होती यहाँ पर, कुछ और होता तो उसको इंक्लूड कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पर इंपेयरमेंट लॉस हम अलोकेट करते हैं। तो देखो इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 20। 20 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, 20 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल इंपेयरमेंट लॉस 20। अब कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी आफ्टर दिस, पीपी की आएगी, माइनस कर दो इंपेयरमेंट लॉस, डुप्लीकेट कर रहा हूँ फॉर्मूला, दैट्स इट। चलो, तो ये आ गई आपकी कैरिंग अमाउंट। तो आप टेली भी कर लो, पहले कितनी थी, 230, इंपेयरमेंट लॉस 20 का हुआ तो 210 ये बचा हुआ है। इंडिविजुअल भी आपको पता चल रही है। अब ये जो इंडिविजुअल है कैरिंग अमाउंट, ये इसके रिकवरेबल अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर पीपीई की रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 190 हो, 180, कितनी है, 180। क्या यहाँ पर कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से कम हो गई क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर जेन्युइन है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 25 है रिकवरेबल अमाउंट, तो यहाँ पर भी ठीक है। तो आपके एफआर लेवल पर तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडवांस लेवल का क्वेश्चन एसबीआर में पूछा जाता है, जहां पर ये बोल देंगे कि इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 185 है। तो आप इंपेयरमेंट लॉस कितना डाल सकते हो, इसको आपको 185 पर लेके आना है अल्टीमेटली। किस पर लेके आना है, 185 पर। तो आप इंपेयरमेंट लॉस कितना है इसमें चार्ज कर सकते हो, बताता हूं मैं, देखो। 200 माइनस रिकवरेबल अमाउंट, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 15 जा सकता है।
कितना जा सकता है 15, तब जाके ये रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाएगी। तो ये आपके एसबीआर लेवल पर हो सकता है, अगर पूछ भी ले तो आप बता देना। चलो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपने क्या करा, यहाँ पर अलोकेशन कर दिया, चलो देख लो फटाफट, पूरा ही तो बता दिया मैंने ना। फाइनल आंसर ये रहा, पीपी इम्पेयरमेंट अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट दिया है 17 और ये 3 है ना, और हमने राउंड राउंड ऑफ करके भी निकाला है, सब कुछ निकाल लिया यहाँ पर देखो, 17.39 और 2.61। चलो, तो देखो फाइनल समरी ऐसे दिखेगी, मैंने ये भी बना के दिखा दिया आपको। इन्वेंट्री के ऊपर कोई इंपेयरमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं ट्रिकी पॉइंट नंबर 4, इंपेयरमेंट रिवर्सल रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है ना। तो थ्योरी कहाँ आएगी, थ्योरी अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में जनरली पूछा जाता है। तो जनरल रूल क्या है, इंपेयरमेंट कैन बी रिवर्सल, यस इंपेयरमेंट रिवर्सल हो सकता है, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कभी भी रिवर्स नहीं होता, ठीक है। आईएस 36, लेकिन इसके ऊपर एक लिमिटेशन लगी है, कितना आप इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल कर सकते हो, तो यहाँ पर लिमिट है। क्या लिमिट है, IS 36 allowed reversal only to the extent that the carrying amount increases to the lower of। अब क्या होगा, आप रिवर्सल करोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो जो नया कैरिंग अमाउंट आएगा वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में जो भी अमाउंट निकल के आएगी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे हम, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है और कैरिंग अमाउंट। अगर हम इंपेयरमेंट करते ही नहीं पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इंपेयरमेंट करते ही नहीं तो आपकी कैरिंग अमाउंट क्या आती वो निकाल लो, और रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती। इन दोनों में से जो भी लोअर है, तो इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है उससे हम कंपेयर करेंगे किसको, नई वाली कैरिंग अमाउंट को, ठीक है। तो समझाता हूं मैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन आता है। तो ये वर्ड है ना, समझ में नहीं आता, टू द एक्सटेंट दैट द कैरिंग अमाउंट इंक्रीज। तो जो नई वाली कैरिंग अमाउंट है, ऑब्वियसली बात है ना, इन दोनों में से जो भी अमाउंट फाइनल होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझो। इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत इजी है। असेट्स क्या है, यहाँ पर पीबी है। कॉस्ट 1 लाख है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हर साल 10,000। रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है हमें ईयर थर्ड की 50,000 और ईयर 5 की 60,000। तो सबसे पहले ईयर 3 का कैलकुलेशन करेंगे, इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर इस दिन मुझे क्या चाहिए, थर्ड ईयर के एंड में मुझे कैरिंग अमाउंट पता होना चाहिए। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 3 साल में कितना लग गया 30,000। तो बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। और हमारा यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कितना, ओनली 50,000। तो 20,000 का लॉस है ना, इंपेयरमेंट लॉस। तो हम इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे और कहाँ ले जाएंगे, पी एंड एल में ले जाएंगे। चलो लिखा हुआ है, देख लो फटाफट। सबसे पहले क्या निकाला हमने, कैरिंग अमाउंट निकाल ली। फिर रिकवरेबल अमाउंट हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया 20,000, ठीक है। तो अब नई कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी, जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट हो जाती है ना, वही आपकी कैरिंग अमाउंट बन जाती। मतलब सीधी सी बात है ना, 70 में से 20 आपने क्या करा, लॉस बुक किया। एंट्री क्या करी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी 20,000। तो अब आपकी जो पीपी है वो कितने पर आ गई है, 70 से 50 पर आ गई है। तो देख लो न्यू कैरिंग अमाउंट 50। चलो आते हैं फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ ईयर पर। तो फिफ्थ ईयर में क्या हुआ था, सबसे पहले ये देखो। तो आपकी बुक्स में सबसे पहले ये देखो कि आपके बुक्स में कैरिंग अमाउंट अभी कितने पर आ रही होगी। आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, देखो थर्ड ईयर के एंड में 50,000 कैरिंग अमाउंट आ गई थी। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, रिमेनिंग लाइफ लाइफ है अभी भी 7 ईयर्स। तो अब डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। आज 16 में भी मैंने ये पॉइंट बताया था। अब डेप्रिसिएशन किस पर लगाओगे, इस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, ठीक है 50,000 पर। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 7, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब क्या करोगे, आपको फिफ्थ ईयर के एंड पर जाना है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा के आप कैरिंग अमाउंट निकाल लो फिफ्थ ईयर एंड की, ये जो आपके बुक्स में चल रही है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट आपने निकाल ली, कितनी आ गई है 50,000 में से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ये आ गया 35,714। ये कैसे निकला ये देख लो, ये भी 50,000 डिवाइडेड बाय 7, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया 7,142, ठीक है। तो ये 2 साल का निकाल लिया हमने 14,285। तो आप माइनस कर दो, तो आप फिफ्थ ईयर के एंड पर आ गए, थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर के एंड पर आ गए। चलो, अब न्यू कैरिंग अमाउंट, न्यू रिकवरेबल अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप कितना पॉसिबल है, कितना रिवर्सल पॉसिबल है। अभी हमारे बुक्स में क्या चल रहा है 35,000, रिकवरेबल अमाउंट हो गया 60,000, तो पॉसिबल रिवर्सल कितना है, तो ये देखो निकाल लिया मैंने, 24,286। इतना आप रिवर्स कर सकते हो, इतना आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। लेकिन अगर इतना रिवर्स कर दोगे तो आपकी जो कैरिंग अमाउंट है, नई वाली कैरिंग अमाउंट, वो 60,000 पर पहुंच जाएगी। कैसे देखो ना, 35,000 प्लस कर दोगे तो 60,000 पर पहुंच जाएगा।
तो 60,000, जबकि अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना पड़ेगा। लिमिटेशन लगी है, क्या है लिमिटेशन, देखते हैं। तो लिमिटेशन थी, हमें क्या निकालना है, लोअर ऑफ टू अमाउंट। क्या निकालना है, लोअर ऑफ टू अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। एक, अगर हम इंपेयरमेंट कभी करते ही नहीं, तो बताओ मुझे कैरिंग अमाउंट कितनी आती है, बहुत इजी है। ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे थे आप 10 ईयर से, तो डेप्रिसिएशन आया था 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 50,000। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो बचा कितना, 50,000। अगर हम कभी इंपेयरमेंट करते ही नहीं, तो हमारे असेट्स की वैल्यू कितनी आती, 50,000 आती। कितनी आती, 50,000। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया लिमिट निकालने के लिए कितना रिवर्सल कर सकते हैं। तो देखो हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट और इस 50,000 में, यानी कि कभी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता, उस अमाउंट से हम कंपेयर करते हैं रिकवरेबल अमाउंट को। कौन सा लोअर अमाउंट है, 50,000 लोअर अमाउंट है। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम लिमिट। तो देखो, सो मैक्सिमम केयरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, आपकी मैक्सिमम केयरिंग अमाउंट कितनी हो सकती है आफ्टर रिवर्सल, 50,000 हो सकती है, ना कि 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस कितना पॉसिबल, रिवर्सल कितना पॉसिबल है, 50,000 पर आपको लेके आना है आपकी असेट्स को। आपके बुक्स में अभी असेट्स कितने पर चल रही है, 35,000 पर। तो देखो मैंने ये माइनस कर दिया, तो आपका ये निकल के आ गया 14,286 का रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, न्यू कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल 50,000। और मैंने ये भी लिखा है कि कैरिंग अमाउंट अभी ये कैसे निकलेगा, एक और तरीका ये है, देखो आपने ये इम्पेयरमेंट कितना रिवर्सल कर दिया, ये कैलकुलेशन बता दिया, कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी आपके बुक्स में, वो बताना हो तो ये देखो ना, यही आएगी ना 50,000 मैक्सिमम, फिर भी कैलकुलेशन बताना हो तो देखो, ये अभी बुक्स में आपका चल रहा है। ठीक है, अब आप एक और एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री पास करोगे, पीपी अकाउंट को डेबिट कर दोगे और इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल को क्रेडिट कर दोगे, यानी कि पीएनएल को क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 14,286 से आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी। तो समराइज करूँ इस सारे पॉइंट को, आप क्या करोगे, प्रोसेस बता रहा हूं। जब भी रिवर्सल का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी स्टेप है। आपके बुक्स में जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो रिवर्सल के दिन आप ये देखो कि आपकी बुक्स में वैल्यू क्या आ रही है, ठीक, इसको संभाल के रखो। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना है, वो उससे आप कंपेयर कर लो, तो रिवर्सल कितना पॉसिबल है वो निकल गया अमाउंट। क्या इतना पूरा रिवर्सल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमें लिमिट चेक करना होती है। तो लिमिट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट, या फिर अगर हम कभी इंपेयरमेंट करते ही नहीं तो क्या कैरिंग अमाउंट होती है। इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगी वो आपकी लिमिट हो गई, इससे ज्यादा आप रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इससे ज्यादा आप कैरिंग अमाउंट रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा 50,000 की लिमिट आ गई थी। ठीक है, सो मैक्सिमम केयरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल 50,000, इम्पेयरमेंट रिवर्सल कितना हो जाएगा, अभी बुक्स में चल रहा है 35,000, आपको ले कहाँ जाना है, 50,000 तक ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, 14,000 रिवर्स कर दो, मतलब ये क्या कर दो, डेबिट कर दो। पीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 14,286 से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, या पीएनएल को क्रेडिट कर दो, दैट्स इट। चलिए, तो इसी के साथ आईएएस 36 का लास्ट मिनट रिवीजन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।